Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video I'm going to explain all the short answers for research methodology and project report. इस वीडियो में हम 5 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए देन डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सारे आंसर्स की एक्सप्लेनेशन फ्री है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन यू हैव टू पे ₹30 and send me a screenshot on my telegram id so that I can share the full pdf of short and most important long also. Let's all support hard work. Let's begin this video now. Question number 1, explain the prerequisites of a good research design. यानी कि कोई अच्छा रिसर्च डिजाइन बनाने से पहले हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? What are the prerequisites? तो किसी भी रिसर्च के प्रोसेस को क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छा सा रिसर्च डिज़ाइन हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन बनाने के लिए। नंबर 1, क्लियर ऑब्जेक्टिव। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी आपके गोल्स है वो क्लियरली समझ में आने चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है या फिर क्या सवाल है जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, जिससे आपके रिसर्च को एक डायरेक्शन मिले, एक दिशा मिले। सेकेंड इज प्रॉपर मेथडोलॉजी। तो जब रिसर्च की जाती है तब ये ज़रूरी है कि हम सही मेथड को चूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों की राय जानना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर ओपिनियंस, एक सर्वे बेस्ट मेथड होता है। सर्वे यानी कि यू आस्क क्वेश्चंस टू पीपल ताकि आप उनके बारे में जान सको। और जो एक्सपेरिमेंट्स का मेथड होता है वो तभी काम आता है जब आपको टेस्ट करने होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, यानी कि सब्सटेंसेस को मिक्स करने से क्या होता है, उसका कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, लाइक दैट। थर्ड इज डेटा कलेक्शन प्लान। तो आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान होना चाहिए ताकि आप इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा को कलेक्ट कर पाओ। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि डिसाइड करना कि किस तरह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। क्या आप सर्वे के ज़रिए या फिर इंटरव्यूज़ के ज़रिए या फिर एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, और किस तरह आप पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करोगे या फिर सैम्पल्स को। नेक्स्ट इज़ फीजिबिलिटी। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो प्रैक्टिकल रिसर्च होनी चाहिए, और आप उस रिसर्च को जो भी आपके पास रिसोर्सेज है जैसे कि टाइम, पैसा, टूल्स, इन सभी रिसोर्सेज के साथ आप उस गोल को हासिल कर सको, ऐसी होनी चाहिए आपकी रिसर्च। थर्ड इज़ एथिकल कंसिडरेशंस। तो ये ज़रूरी है कि जो भी रिसर्च आप कर रहे हो वो एथिकल तरीके से हो, यानी कि सही तरीके से हो। इसका मतलब ये है कि आपकी रिसर्च में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनकी प्राइवेसी और उनके राइट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और इस बात का ख्याल भी कि जो भी इंफॉर्मेशन उनकी है आप उसे कॉन्फिडेंशियल रखोगे, यानी कि इंफॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं होने दोगे, और उनकी कॉन्सेंट होनी चाहिए, यानी कि उनकी परमिशन से ही आप उन्हें हिस्सा बनाओगे अपनी रिसर्च का। लास्ट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो ये रिसर्च डिज़ाइन का काम होता है कि वो मेक श्योर करे कि जो भी रिजल्ट आपके पास आया है वो रिलायबल हो, आप उस पर भरोसा कर सको, और वैलिड भी हो, यानी कि एक्यूरेट, सही। तो ये सारे एलिमेंट ज़रूरी है एक अच्छी रिसर्च के लिए, ताकि वो रिसर्च इफ़ेक्टिव बने, जो सही रास्तों से की जाए और जिसके मायने हो। Now see students, whatever length I am giving, that is perfect length for 5 mark answers. Now question number 2, what is research? रिसर्च एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम जवाबों को ढूंढ सकते हैं, यानी कि वी आर एबल टू फाइंड आंसर्स, या फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करके या फिर डेटा को एनालाइज करके, यानी कि केयरफुली स्टडी करके। अब इस रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं, लेट्स सी। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो, व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर। फॉर एग्जाम्पल, आप जानना चाहते हो कि जब एक स्टूडेंट ग्रुप में स्टडी करता है तो उससे उसकी परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है। सेकेंड इज रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। ये ज़रूरी है जानना और चेक करना कि क्या दूसरे लोगों ने रिसर्च की है, स्टडी किया है उस टॉपिक पर जिस पर आप रिसर्च करने वाले हो। इससे आपकी हेल्प हो जाती है कि आप अवॉइड करो सेम रिसर्च को रिपीट करना, और जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसकी बुनियाद पर आप एक नई रिसर्च करो। थर्ड इज़ डेटा कलेक्शन।
आप ऐसे डेटा को कलेक्ट करो जो कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड हो यानी कि रेलेवेंट हो। आप कई सारे मेथड्स का इस्तेमाल करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, या फिर आप पास्ट के स्टडीज को पढ़ सकते हो। फोर्थ इज एनालाइजिंग डेटा, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप डिटेल में उस डेटा को स्टडी करो ताकि आप ढूंढ पाओ अलग अलग पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स या फिर ट्रेंड्स। फिफ्थ इज ड्राइंग कंक्लूजन्स। तो जो आपने डेटा एनालिसिस किया है यानी कि स्टडी किया है अपने डेटा को केयरफुली, अब उसके बेसिस पर आप कंक्लूजन्स निकालो यानी कि एक रिजल्ट पर आओ, आपकी रिसर्च का क्या रिजल्ट है उस पर। इससे आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ पर आपने रिसर्च की है, जिस सवाल पर, क्या उस सवाल का जवाब भी मिला है आपको। टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की मदद से हम कुछ भी बेसिक चीज़ को समझ सकते हैं जो कि नई हो, और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि प्रैक्टिकल हो। फॉर एग्जांपल, एक बेसिक रिसर्च ये हो सकती है कि हम स्टडी करें कि किस तरह हमारा ब्रेन वर्क करता है, और एक अप्लाइड रिसर्च ये हो सकती है कि हम टेस्ट करें एक नई ड्रग को। अप्लाइड रिसर्च का मतलब है ऐसी रिसर्च जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाए। रिसर्च की मदद से लोग दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं और अपनी लाइफ में बेहतर फैसले ले सकते हैं अगर उन्हें सारे फैक्ट्स पता हो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक जवाब के बारे में सोचना जो कि आपके क्वेश्चन को आंसर करे, और फिर चेक करना कि क्या वो सही है या फिर गलत। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च में, क्योंकि इसी से ही प्रेडिक्ट किया जाता है यानी कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप जिसकी रिसर्च कर रहे हो उसमें क्या होगा। अब कुछ स्टेप्स होते हैं एक हाइपोथेसिस क्रिएट करने के। नंबर 1, डिफाइन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि आखिर रिसर्च का क्वेश्चन क्या है जिसका जवाब आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या जितना एक स्टूडेंट्स होता है वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। सेकेंड वन, रिव्यू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। आप इस बात को देखो कि बाकी रिसर्चर्स ने ऑलरेडी उस टॉपिक पर क्या रिसर्च की है। इससे आप बैकग्राउंड समझ पाओगे अपनी रिसर्च का और अपने अंदाजे को खुद ही गाइड करने लगोगे। थर्ड इज मेक ऑब्जर्वेशंस। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करो यानी कि ध्यान से देखो कि ट्रेंड्स में क्या चल रहा है आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आप नोटिस करते हो कि जो स्टूडेंट्स प्रॉपरली सोते हैं रात को वो बेहतर स्कूल जाते हैं। फोर्थ वन, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है और जिन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया है उससे आप एक क्लियर टेस्टेबल प्रेडिक्शन बना लो यानी कि एक अंदाज़ा लगा लो जिसको टेस्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स 8 घंटे सोते हैं तब उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। लास्ट वन इज टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के बाद यानी कि एक प्रॉपर जवाब को स्टडी करने के बाद जो कि आपके क्वेश्चन को सूट करे, आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करो और सर्वेज भी लो यानी कि लोगों के ओपिनियंस जानो, ये देखने के लिए कि जो आपका अंदाज़ा था वो सही था या नहीं। तो एक अच्छा आइडिया या फिर हाइपोथेसिस आपकी मदद करता है ताकि आप ध्यान लगा सको, फोकस कर सको अपनी रिसर्च पर, और आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल सके, क्लियर दिशा मिल सके कि क्या आइडिया को टेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन इंडेक्स। तो एक इंडेक्स एक टूल होता है जिसका इस्तेमाल करके आप मेजर कर सकते हो चेंजेस किसी भी वेरिएबल में वक्त के साथ। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी चीज़ होती है जिसे बदला जा सके। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। हम दो प्लांट्स को पानी देते हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट ए को हम डेली पानी देते हैं, प्लांट बी को हम हफ्ते में सिर्फ एक ही बार पानी देते हैं। तो इन दोनों प्लांट्स में अलग क्या हुआ? पानी, है ना? तो पानी आपका वेरिएबल है। तो एक इंडेक्स टूल की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कितने चेंजेस हुए हैं किसी भी वेरिएबल में। इससे हम मुश्किल या फिर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आसान फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ताकि हम उसे समझ पाएं। इंडेक्सेस को कई सारे एरियाज में यूज़ किया जाता है ताकि हम ट्रैक कर पाएं परफॉर्मेंस और ट्रेंड्स को। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। नंबर 1, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे कि डाउ जोन्स या फिर नस्दक एक तरह की मेजरमेंट होती है किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की कि किस तरह स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। ये बताता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे, मीन स्टॉक का प्राइसेस हाई हो रहा है या फिर कम।
सेकेंड इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। सीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम मेजर कर पाएं कि कितना चेंज आया है प्राइसेस में गुड्स या फिर सर्विसेज के वक्त के साथ। इससे मदद मिलती है ताकि हम ट्रैक कर पाएं इन्फ्लेशन यानी कि राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर इंक्रीज हुआ है लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट यानी कि जो पैसा हमें जीने के लिए लगता है जस्ट टू फुलफिल आवर बेसिक नेसेसिटीज। लास्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई। एचडीआई भी एक तरह की मेजरमेंट ही होती है जो कि हमें बताती है कि ओवरऑल हमारी कंट्री में, हमारे देश में कितनी डेवलपमेंट हुई है, यानी कि प्रोग्रेस। अब इस मेजरमेंट में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितने साल कोई भी इंसान जिएगा, उसका एजुकेशन लेवल कितना होगा यानी कि वो कितना पढ़ेगा, और उसकी इनकम कितनी होगी। तो ये इंडेक्सेस बहुत काम की चीज़ होती हैं क्योंकि ये हमारी मदद करते हैं कि हम ट्रैक कर पाएँ चेंजेस को, बदलाव को, जो कि वक्त के साथ आते हैं, और हम कंपेयर कर पाते हैं डिफरेंट टाइप के डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी से। ये कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल डेटा को काफ़ी आसान बना देते हैं ताकि लोग इसको समझ पाएँ, और एक रास्ता भी बनाते हैं ताकि हम एनालाइज कर पाएँ ट्रेंड्स को, यानी कि केयरफुली स्टडी कर पाएँ ट्रेंड्स को जो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस एक अंदाज़ा होता है, एक गेस होता है किसी भी सवाल का और इस बात का कि क्या होने वाला है आपकी रिसर्च में। ये किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज पर बेस्ड होता है, यानी कि जो नॉलेज ऑलरेडी है। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए या फिर सर्वेज, यानी कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के बाद। अब एक हाइपोथेसिस किस तरह काम करता है। नंबर 1, पर्पस। एक हाइपोथेसिस अंदाज़ा लगाता है कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच। वेरिएबल यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसे बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग 8 घंटे सोएं तब उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। सेकेंड इज टेस्टेबल। एक अच्छा हाइपोथेसिस वही होता है जिसे टेस्ट किया जा सके डेटा को कलेक्ट करके और एनालाइज करके, यानी कि केयरफुली स्टडी करके डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी इंसान के सोने के घंटों को कैलकुलेट कर सकते हो और फिर उसे कंपेयर कर सकते हो उस इंसान के एग्जाम के मार्क्स से। थर्ड इज नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि नींद जो है वो परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करती। और दूसरी तरफ जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो कहता है कि चेंज होता है, चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इंसान जितना अच्छा सोता है उतना ही बेटर परफॉर्म करता है। फोर्थ वन इज इम्पोर्टेंस। एक हाइपोथेसिस की मदद से आप पूरा ध्यान दे सकते हो अपनी रिसर्च पर। एक हाइपोथेसिस आपको गाइड करता है कि किस टाइप का डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और किस तरह आप उसे स्टडी करोगे यानी कि एनालाइज करोगे। तो एक बार जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तब जो रिसर्चर है वो डिसाइड कर पाता है कि उसका जो हाइपोथेसिस है यानी कि अंदाज़ा है वो अंदाज़ा सही है या फिर वो अंदाज़ा रिजेक्ट होता है सबूत के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। तो रिसर्च में मेजरमेंट स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में डालने के लिए डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करके। तो मेजरमेंट स्केल्स के 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज नॉमिनल स्केल। इस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए बिना किसी ऑर्डर के। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर, मेल या फिर फीमेल, आई कलर, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ये एग्जाम्पल्स होते हैं नॉमिनल स्केल्स के। सेकेंड इज ऑर्डिनल स्केल। तो जैसा कि नाम से समझ में आता है ये स्केल जो है डेटा को ऑर्डर में रखती है, ऑर्डर में रैंक करती है, लेकिन जो फर्क होता है हर रैंक के बीच वो कंसिस्टेंट नहीं होता, यानी कि चेंज हर बार सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रेस में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन एक रैंक बताती है, लेकिन इन रैंक्स और पोजीशंस के बीच जो टाइम का डिफरेंस होता है वो हर बार सेम नहीं होता। थर्ड इज इंटरवल स्केल। इस स्केल पर डेटा एक ऑर्डर में होता है और हर वैल्यू के बीच बराबर का डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर 0 पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो टेम्परेचर सेल्सियस में होता है वो एक इंटरवल स्केल होती है जहाँ पर जो फर्क होता है 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस वो सेम होता है जैसे 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब नो टेम्परेचर नहीं होता। फोर्थ इज रेशियो स्केल।
स्केल पर इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं और 0 पॉइंट भी। इक्वल इंटरवल्स का मतलब है कि जो गैप होता है नंबर्स के बीच वो हमेशा सेम होता है। ये एक बहुत ही प्रिसाइज स्केल होती है, यानी कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स दिखाती है। इसके एग्जाम्पल्स है हाइट, वेट, एज, जहाँ पर 0 का मतलब है कुछ भी नहीं और इस पर रेशियोज को कैलकुलेट किया जा सकता है। रेशियो यानी कि दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जिसका वेट 60 केजी है तो उसका मतलब ये है कि उसका वेट 2 गुना ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वजन होता है उस इंसान से जिसका वेट 30 केजीज है। ये स्केल्स मदद करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और डेटा को मेजर करने में, यानी कि इंफॉर्मेशन को डिफरेंट रास्तों का इस्तेमाल करके, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिसर्च की ज़रूरत क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एंड एक्सप्लेन अनोवा। अनोवा का मतलब है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये एक मेथड होता है स्टैटिस्टिक्स में एवरेजेस को कंपेयर करने का, 3 या फिर 3 से ज़्यादा ग्रुप्स का, ये देखने के लिए कि वो एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो जो गोल है अनोवा का, यानी कि जो काम वो करता है वो ये है कि वो चेक करता है कि जो फ़र्क है, ये जो डिफरेंसेस है ग्रुप्स के बीच, वो बड़े हैं उन डिफरेंसेस से जो कि हर ग्रुप में होते हैं। अब दो तरह के वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन यानी कि डिफरेंस या फिर चेंज। फर्स्ट इज बिटवीन ग्रुप वेरिएशन, ये देखता है कि ग्रुप के एवरेजेस में कितना ज़्यादा फ़र्क है एक दूसरे से। सेकेंड वन इज विद इन ग्रुप वेरिएशन, ये देखता है कि डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन में कितना ज़्यादा फ़र्क है ग्रुप के अंदर, ग्रुप के एवरेजेस से कंपेयर किया जाए तो। अगर ग्रुप्स के बीच का फ़र्क बहुत बड़ा है उस फ़र्क से जो कि हर ग्रुप में होता है, तब इससे ये बात समझ में आती है कि हर ग्रुप इम्पॉर्टेंट होता है एक अलग तरीके से। अनोवा काम में आता है जब हम बहुत सारे यानी कि सेवरल ग्रुप्स को एक साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम टेस्ट कर रहे हो अलग अलग मेथड्स टीचिंग के और चेक करते हैं कि कौन सा वाला मेथड स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में फ़र्क लाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ची स्क्वायर टेस्ट। ची स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, यानी कि नंबर्स से रिलेटेड, और इसका इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए कि अगर दो कैटेगरीज या फिर दो ग्रुप्स एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं। ये कंपेयर करता है उन रिजल्ट्स के साथ जो कि ऑब्जर्व किए गए हैं, यानी कि जो सच में हुआ है, उन रिजल्ट्स के साथ जिन्हें एक्सपेक्ट किया गया था, यानी कि सोचा गया था कि रिजल्ट ऐसा आएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट। नंबर 1, ची स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट। ये चेक करता है कि जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो फॉलो करती है किसी भी खास पैटर्न को। फॉर एग्जाम्पल, हम चेक करते हैं कि जो रिजल्ट्स है किसी भी डाइस रोल के, यानी कि जब हम किसी भी डाइस को रोल करते हैं तो वो रिजल्ट्स फेयर आते हैं या नहीं, यानी कि हर नंबर इक्वल मर्तबा अपीयर होता है या नहीं। सेकेंड इज ची स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चेक करता है कि क्या दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है या नहीं। वेरिएबल्स यानी कि जो चीज़ें बदली जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टेस्ट कर सकता है कि क्या जो जेंडर है यानी कि मेल या फिर फीमेल है वो रिलेटेड है चॉइस से एक सर्टेन टाइप के ब्रांड ऑफ शूज से। तो ये जो टेस्ट है वो ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करता है कंपेयर करने के लिए उन रिजल्ट्स को जिन्हें ऑब्जर्व किया गया था उन रिजल्ट्स के साथ जो कि एक्सपेक्टेड थे। अगर उन रिजल्ट्स के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है तब ये सजेस्ट करता है कि एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन दो वेरिएबल्स के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग अनोवा। सो अनोवा के सही रिजल्ट देने के 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। नंबर 1, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है अलग अलग ग्रुप्स की, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप के स्टूडेंट्स के मार्क्स दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। सेकेंड इज नॉर्मेलिटी। जो भी इंफॉर्मेशन हर ग्रुप में होती है उसे फॉलो करना चाहिए एक प्रॉपर नॉर्मल बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है उसे प्रॉपरली स्प्रेड करना चाहिए पूरे ग्रुप में। अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तब इससे रिजल्ट्स पर असर हो सकता है। थर्ड इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो हर ग्रुप में स्प्रेड किया जाता है वो सेम होना चाहिए, यानी कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंस यानी कि वेरिएशन हर ग्रुप में सेम होना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाए तब रिजल्ट्स ट्रस्टवर्दी नहीं आएंगे, रिलायबल नहीं होंगे। तो अगर नॉर्मेलिटी प्रेजेंट नहीं होगी तो आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, यानी कि नंबर्स के,
जो कि तब किए जाते हैं जब डेटा नॉर्मल ना हो। तो अगर हम वेरिएशन चेक करना चाहते हैं यानी कि चेंज चेक करना चाहते हैं ग्रुप्स के बीच, तब हमें लिविनीज टेस्ट को यूज़ करना चाहिए। इससे मदद मिलेगी कंफर्म करने में होमोजेनिटी को। होमोजेनिटी यानी कि सारे ग्रुप्स में सेम डिफरेंस है या नहीं। तो ये लिवीज टेस्ट को भी इसीलिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डिफरेंसेस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दो टाइप के स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, यानी कि नंबर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, यानी कि डेटा को डीपली केयरफुली स्टडी करने के लिए। अब दोनों टेस्ट अलग होते हैं। लेट्स सी इन लोगों के बीच डिफरेंसेस क्या है। नंबर 1, अजम्पशंस। पैरामेट्रिक टेस्ट अज्यूम करते हैं यानी कि बिलीव करते हैं बिना कोई सबूत के कि जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो फॉलो करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेल शेप्ड कर्व। इसका मतलब ये है कि ये देखना कि सारी चीज़ें ज़्यादातर एवरेज हों और बहुत कम चीज़ें ज़्यादा हाई हो या फिर ज़्यादा लो हो। ये टेस्ट बिलीव करते हैं बिना कोई प्रूफ के कि जो ग्रुप्स है उन्हें कंपेयर किया जाता है जिनमें सिमिलर वेरिएशन होता है, यानी कि सिमिलर टाइप का डिफरेंस, स्प्रेड ऑफ डेटा, किस तरह इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि डेटा फॉलो करे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेटा नॉर्मल ना हो तब भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंड इज डेटा टाइप। पैरामेट्रिक टेस्ट को कंटिन्यूस डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो कि ले सकता है कोई भी वैल्यू की जगह, जैसे कि हाइट, वेट या फिर टेम्परेचर। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ किए जाते हैं जब हमें डेटा को रैंक करना हो, ऐसा डेटा जो कि कैटेगरीज में आता हो, जैसे कि हाँ या ना के जवाब, या फिर सर्वे रैंकिंग्स, यानी कि किस तरह लोग चीज़ों को रेट करते हैं। थर्ड इज एग्जाम्पल्स। पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल्स है टी टेस्ट, अनोवा और कोरिलेशन टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल्स है ची स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट और क्रुशकर वल्लिस टेस्ट। फोर्थ वन इज सेंसिटिविटी। पैरामेट्रिक टेस्ट ज़्यादा पावरफुल यानी कि ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं जब डेटा या फिर इंफॉर्मेशन उनके अंदाज़ों पर यानी कि उनके बिलीव्स पर सही निकलता है, क्योंकि तब उन्हें बस छोटे डिफरेंसेस को ढूंढना पड़ेगा। अब जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि उन्हें ज़्यादा बदला जा सकता है, इसी वजह से वो कम ताकतवर होते हैं अगर हम उन्हें पैरामेट्रिक टेस्ट से कंपेयर करें तो इन शॉर्ट जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जब इंफॉर्मेशन फिट बैठती है कुछ रूल्स में, जैसे कि नॉर्मल होना। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जब रूल्स मीट नहीं होते या रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन टी टेस्ट। एक टी टेस्ट का इस्तेमाल एवरेजेस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है दो ग्रुप्स के, ताकि देख पाएं कि कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच। So there are three types of t-test. Number 1 is one sample t-test, जिसमें कंपेयर किया जाता है एक ग्रुप के एवरेजेस को किसी भी पहचान की वैल्यू के साथ, जैसे कि कंपेयर करना एवरेज वेट स्टूडेंट्स का नेशनल एवरेज वेट के साथ, यानी कि आपकी पूरी कंट्री में स्टूडेंट्स के क्या वेट है उनसे कंपेयर करना। सेकेंड इज इंडिपेंडेंट टेस्ट। इसमें कंपेयर किए जाते हैं एवरेजेस दो अलग ग्रुप्स के। फॉर एग्जाम्पल एवरेज स्कोर्स को कंपेयर किया जा रहा है मेल स्टूडेंट्स के और फीमेल स्टूडेंट्स के। थर्ड इज पेयर्ड टी टेस्ट। इसमें कंपेयर किया जाता है एवरेज सेम ग्रुप का दो अलग अलग टाइम्स पर या फिर दो अलग कंडीशंस में। फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स के स्कोर्स स्टडी प्रोग्राम से पहले और स्टडी प्रोग्राम के बाद। जो टी टेस्ट होता है वो यूज़ करता है टी स्टैटिस्टिक यानी कि एक नंबर, ताकि वो कंपेयर कर सके एवरेजेस दो ग्रुप के, मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स। इस स्टैटिस्टिक को फिर कंपेयर किया जाता है एक वैल्यू के साथ टेबल में से, ताकि डिसाइड कर पाएँ कि डिफरेंस जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग? एक्सप्लेन कंटेंट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च में रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बहुत ही क्लियरली इन डिटेल लिखते हो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। एक रिसर्च रिपोर्ट डिस्क्राइब करती है आपकी रिसर्च के बारे में कि आपकी रिसर्च किस टॉपिक पर है, उसके सारे डिटेल्स,
कितनी अच्छी तरीके से आपने रिसर्च की है और कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट में कई सारे पार्ट्स होते हैं। लेट्स सी। नंबर 1, टाइटल पेज। इस पेज पर टाइटल होता है, यानी कि टॉपिक का नाम होता है आपके रिसर्च का, और बाकी डिटेल्स भी होते हैं जैसे कि ऑथर का नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम। सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट। एक छोटी सी समरी होती है आपके रिसर्च के बारे में, जिसमें लिखा जाता है कि आपकी रिसर्च करने की वजह क्या है, पर्पस क्या है, मेथड्स क्या यूज किए गए हैं, मेन चीजें क्या है जिसे आप ढूंढ रहे हो, व्हाट आर द मेन फाइंडिंग्स, और कंक्लूजन्स क्या है, रिजल्ट क्या है। थर्ड इज इंट्रोडक्शन। ये हिस्सा एक्सप्लेन करता है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इस स्टडी को करने की इम्पोर्टेंस क्या है, और रिसर्चर्स क्या ढूंढने के लिए निकले हैं। फोर्थ इज लिटरेचर रिव्यू। इस सेक्शन में समरीज लिखी जाती हैं कि आपने जिस टॉपिक पर रिसर्च की है उस टॉपिक पर दूसरे रिसर्चर्स ने अब तक क्या खोज की है। ये हमारी मदद करता है इस बात को समझने में कि क्या चीज़ें ऑलरेडी फाउंड हो चुकी हैं और क्या चीज़ें अभी तक अनक्लियर है। फिफ्थ इज मेथडोलॉजी। ये हिस्सा एक्सप्लेन करता है कि किस तरह आपकी रिसर्च की गई थी। इसमें वो मेथड्स बताए जाते हैं जिसको यूज़ करके आपने डेटा को कलेक्ट किया और फिर उस डेटा को एनालाइज किया, यानी कि स्टडी किया। सिक्स्थ इज रिजल्ट्स। ये सेक्शन बताता है कि आपने जो रिसर्च की है उसका रिजल्ट क्या था। ये दिखाया जाता है चार्ट्स, टेबल्स की मदद से, ताकि डेटा को इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके। सेवेंथ वन इज डिस्कशन। जो रिसर्चर होता है वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है रिजल्ट को, यानी कि समझने की कोशिश करता है। उसने जो रिसर्च की है वो उसे कंपेयर करता है दूसरे रिसर्चर्स की स्टडीज के साथ और फिर उनकी मीनिंग्स को डिस्कस भी करता है। एथ इज कंक्लूजन। ये हिस्सा समराइज करता है, यानी कि छोटे वे में लिखता है जो कुछ भी आपने फाइंड किया है, यानी कि ढूंढा है अपनी रिसर्च में, और ये सजेस्ट भी करता है कि आगे क्या करना है, व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट, और किस तरह इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल प्रैक्टिस में किया जा सकता है। एथ इज रेफरेंस। अब आपने अपने रिसर्च में जो कुछ भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है उनकी लिस्ट बनाई जाती है, जैसे कि बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, उन सब के नाम लिखे जाते हैं। लास्ट इज अपेंडिक्स। आपने अपनी रिसर्च में क्या एडिशनल एक्स्ट्रा मटेरियल का इस्तेमाल किया है और क्या रॉ डेटा यानी कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए, जिसके बारे में आपने मेन सेक्शंस में इंक्लूड नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए इतने शॉर्ट आंसर्स काफ़ी है, 5 मार्क्स ईच। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपको पीडीएफ चाहिए देन डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल नाउ। डोंट वेस्ट योर टाइम।